वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है इस हवाले से। कुछ देर पहले मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो ज़ेर बहस आई और बहुत सारे मामलात हैं और ख़ास तौर पे भी जो गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ है पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में, उस हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। जैसे मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारा ना तारीख़ से कोई वास्ता है, ना हमें इसमें कोई दिलचस्पी है और ना हम उससे कुछ सीखना चाहते हैं। तो बहरहाल अब ये बहुत सारी इस तरह की मिसालें मौजूद हैं और ख़ास तौर पे जो ममालिक जो ये दावा करते हैं कि वहाँ पर जमहूरी निज़ाम राइज है, तो इस तरह के वाक़यात देखने में आते हैं। हमारे यहाँ ताम इसकी जो शक्ल है वो थोड़ी सी बल्कि काफ़ी मुख्तलिफ है। बहरहाल मुल्क की मौशी सूरत हाल पे गुफ्तगू करनी है। बड़ी मौजूद शख्सियत यहाँ पर इस हवाले से हमारे पास मौजूद हैं और इससे पहले भी आप कई प्रोग्राम्स में हमारे साथ उन्हें देख चुके हैं। मुल्क की मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे आज जनाब आसिफ इनाम साहब, जो कि न सिर्फ मौशी तज्ज़ियाकार हैं बल्कि चेयरमैन एप्टमा भी हैं। तो जो टेक्सटाइल के हवाले से मामलात हैं अक्सर हमें मौका मिलता है, उसके हवाले से भी आज गुफ्तगू करेंगे और मुल्क की जो अमूमी इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है उस पर भी गुफ्तगू करनी है। आसिफ इनाम साहब को खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आसिफ साहब। सर, मैं ज़रा टेक्सटाइल में क्या कुछ हो रहा है, अपने टारगेट्स को किस हद तक अचीव कर सकते हैं, कितना हमारा पोटेंशियल है, क्या कुछ हमने डिलीवर किया, ये सारे मामलात इस पे आगे चल के गुफ्तगू करूँगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस हमारे लिए है वो तवानाई का क्राइसिस है और आप पिछले कई प्रोग्राम्स में बल्कि कई सालों से इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि अगर इसमें खामियों को दूर ना किया गया तो सूरत हाल वैसी ही होगी। अब ज़बान ज़द-ए-आम जो है ये बात हो रही है कि जनाब ये IPPs का क्या मामला है, ये माहिदे किस तरह किए गए थे, उन लोगों को सामने लाया जाए और क्या कुछ होता रहा। लेकिन ये पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो ये नहीं बताती कि इस तरह कभी हुआ हो कि लोगों को सामने लाया जाए, अकाउंटेबिलिटी हो। और अब तो फोरेंसिक ऑडिट की बात हो रही है कि ऑडिट किया जाए, इनके देखे जाए कि उनके खाते क्या बता रहे हैं, किन किन लोगों ने इनको जो है वो कानून को तोड़ते हुए आउट ऑफ द वे जाकर इनको जो है वो बेनिफिट्स दिए हैं। अब ये सारे मामलात हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये मुमकिन हो सकेगा? और फिर जो हमारा जो इतना करप्ट सिस्टम बन चुका है, ख़ासतौर पर हमारे ट्रांसमिशन के इशूज़ हैं, लाइन लॉसेस और ये सब, क्या इसको वंस एंड फॉर ऑल हम सेटल कर सकते हैं? बगैर बिल के तो मुमकिन नहीं है, मुमकिन कैसे हो, ये फरमाएं। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जब इतनी बढ़ गई तो आपने उसका इलाज नहीं किया तो आप बचेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है ना, अब हम पहले तो ये समझें कि हम इस पॉइंट पे आ गए, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। आपने जुलाई की फिगर देख ली कि 10% माइनस ही हुई। तो और ये उससे है कि जो हमने हाईएस्ट फिगर अभी 19.5 की अचीव की थी, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा फिनोमेना हो रहा था कि चाइना हाई इनकम कंट्री में जा रहा था तो वहाँ से इंडस्ट्री निकल के आ रही थी, जिसका हमें पूरी होप थी कि उसका कुछ हिस्सा भी मिल जाए। पाकिस्तान का तो दुनिया में मतलब 2% से भी कम शेयर है। तो जब ट्रेडिशनली जो है वो हमारा शेयर जो है वो 2.2-2.4% होता था, तो 10-12 साल में ये घटते घटते जो है 1.8 तक आ गया था। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो हमारा था कि भाई 2.2 भी वापस पहुंच गए तो हमारा 26-27 बिलियन होगा, जो कि पॉसिबल है। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट हुई 4-5 अरब डॉलर की, वो इन्वेस्टमेंट आके रद्दी हो गई। और क्योंकि बिजली की प्राइसेस इतनी बढ़ गई, गैस बहुत सारी जगह अवेलेबल नहीं थी, तो ये बहुत बड़े इश्यूज हो गए हैं। तो कहीं गैस भी महंगी हो गई, 2-3 गुना गैस बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हुई। गैस बढ़ने का ज़्यादातर जवाब ये होता है कि जी बिजली इतनी महंगी अभी भी इससे सस्ती है, बिजली 100 रुपये की कर दें, गैस 70 की कर दें, सुबह सब ख़त्म कर दें। तो इस तरह नहीं होता। आप जब खत्ते से कंपेयर करेंगे तो हमारा कोई भी जो सेक्टर है वो डबल से ट्रिपल, दुगने से 3 गुने से ज़्यादा एनर्जी जो है वो नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये एक आपने बिल्कुल निशानदेही की, बिल्कुल सही है। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, ज़रा टेक्सटाइल की तरफ आते हैं ना, ज़रा क्या कुछ हो रहा है, सवाल ये पैदा होता है। हम तो यान एक्सपोर्ट करने वाले बन गए और होना तो यान एक्सपोर्ट करना मुबारक हो आपको, ख़त्म हो गया। अब हम नेट इंपोर्टर। मैं ये चाह रहा था कि अब हम इस तरफ आ जाए ना, ये बात क्योंकि आपके मुंह से पता चलेगी ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम पे तो वो एक टैग लग गया था ना, हम सिर्फ वो हमारा पोटेंशियल इतना रह गया था, अब तो हमें वो भी इम्पोर्ट करना पड़ा है। तो अब क्या फिनिश प्रोडक्ट होगी, क्या होगी हमारी कॉस्ट के ऊपर? आपने बात करी ना, कॉस्ट कहाँ पहुंचा दी हमने, ये बताएं, कम्पीट कर सकते हैं? देखिए ना, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट यान एक्सपोर्टर हुआ करता था वो आज नेट इंपोर्टर बन गया। इससे ज़्यादा और क्या तबाही हुई जब $4 बिलियन के इन्वेस्टमेंट किया। वो इसलिए कि कॉम्पिटिटिव ही नहीं है, 16 सेंट में तो क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। दूसरे ये है कि इसके बाद फैब्रिक इंपोर्ट भी, जो ग्रे फैब्रिक है वो भी 500% बढ़ी है।
अब तो अल्टीमेटली आपके पास एक ईयू का कंसेशन है, उस पर कपड़ा आएगा, उसको छपा मारेंगे और उसके बस भेज देंगे। वो कंसेशन का आर्बिट्राज है, बाकी तो मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट और ख़राब हो जाएंगे। वो हमारी अब आप एक पोजीशन नया है। फिनोमेनन देखेंगे जो पहले भी देखा था हमने। तकरीबन 17 में हमारी पोजीशन ये थी कि 12 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट थी और 3 अरब डॉलर की हमारी ये कपड़ा, धागा और फैब्रिक्स की इंपोर्ट थी। तो नेट एक्सपोर्ट तो 8 बिलियन डॉलर रह गई थी। तो हम उसी तरफ तकरीबन जा रहे हैं कि एक्सपोर्ट हो जाएगी 12-14 हो जाएगी और 2-3 बिलियन का बेसिक रॉ मटेरियल आ रहा हो। मगर आज 18 से आज आबादी में भी मतलब 4-5 करोड़ तो और एडिशन हो गया। बिल्कुल ठीक है। वी कांट लिव लाइक दैट। ये कॉटन का पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा? क्या हम वो 12 लाख बेल्स और 13 लाख बेल्स की बातें करें इस वक्त मुनासिब नहीं, है? नहीं, तो कुछ भी नहीं मेरे ख्याल में। तो देखिए ना, सरकार ने खुद का टोटल डिमांड हमारी क्या आ रही है कुछ हमारे देखिए पास? डिमांड तो अब ये है कि आप क्या कितना चल रहे होंगे। हाँ। तो 16 सेंट पे अब कितने जिंदा रहते हैं, कितने मरते हैं, वो तो डिमांड तो उससे है। मुझे तो इतना पता है कि हमारा 2022 में जो डिमांड है वो 180 क्रॉस कर गई थी और जो टारगेट प्रोजेक्टेड डिमांड थी वो 2 करोड़ 20 लाख बेल थी, जिसको हम शायद 1 करोड़ 20 पे ही जाएं। ये भी बड़ी बात है अगर अचीव कर लें। ना वो तो हर तरफ मतलब एकदम जो ये एनर्जी ने बढ़ा है ना, इसने ऐसा हिट किया है सबको। एनर्जी भी, फिर कुछ अनसर्टेनिटीज, फिर करेंसी फ्लक्चुएशन, फिर एलसीज नहीं खुली रॉ मटेरियल की, मल्टीपल चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। इसको कैसे फिर हम ठीक कर सकते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम बात करते हैं कि अपना पोटेंशियल हमारे लीडिंग एक्सपोर्ट्स में हमारे सबसे ऊपर तो हमें टेक्सटाइल आता है, और अगर हमारी कंसिड्रेशन में ये नहीं होगा तो वेयर वी हेडिंग, हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ फिर जो है वो स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी? मुमकिन कैसे होगा? अगर मैं कहूँ कि अगर ड्रास्टिकली कम होना शुरू हो जाए तो ये कैसे प्रैक्टिकल होगा, कैसे मटेरियलाइज होगा, कॉस्ट कैसे कम करूँ? सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, हमारा तकरीबन एक्सपोर्ट फोकस ही नहीं है, बहुत कम है। सिवाय एक इंटरिम गवर्नमेंट में हमने देखा कि थोड़ा सा फोकस ज़्यादा था एक्सपोर्ट की तरफ, और उससे ही आप देखें कि जो इक़दाम किए गए तो खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। बिल्कुल ठीक है। अभी भी है, कोशिश तो है, मगर अभी तो बहुत सारे मसले एनर्जी वगैरह के वो तो कॉमर्स नहीं हल कर। बिल्कुल ठीक है। रीजन में कहाँ खड़े हैं अब? सवाल 2013 में जो हमारी एक्सपोर्ट थी टेक्सटाइल की वो 43% ऑफ एक्सपोर्ट थी। ठीक। फिर इस किस्म का हुआ कि जी टेक्सटाइल तो बहुत ही, जैसे आपने बताया कि जी हम तो सिर्फ धागा करते हैं, हम फलां करते हैं, हम ये करते हैं। तो इस सब के बाद हमने मेहनत शुरू की, तो उसके बाद जो बाकी सब चीज़ें गिरी तो थोड़े अरसे बाद हम 60% ऑफ एक्सपोर्ट, अब 63 है हम। तो वो जो 23 से कम हो गए, तो मतलब हम लाना था 22-23, एक्सपोर्ट बढ़ा के दूसरी चीज़ों की, तो दूसरी चीज़ों से ज़्यादा गिर गई। फिर चावल एक कमोडिटी है जो आप ज़ख़ीरा कर सकते हैं जी। तो जब दुनिया में इंडिया ने चावल बैन किया, प्राइसेस बढ़ गए, सारी दुनिया में खींच आई, तो आपने अपना चावल रखा हुआ भी एक्सपोर्ट कर दिया। वो कोई हर साल थोड़ी आपकी क्रॉप थोड़ी थी एक साल की इतनी बड़ी, वो 4 मिलियन डॉलर, अल्लाह करे इतने होती रहे मतलब। लेकिन ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है ना, अब हमें तो आम आदमी को समझाना ही है। वो कहता है कि आपका कैपिटल फ्ली कर गया, बांग्लादेश चला गया, दीगर जगहों पे चला गया। वो क्या ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं कि क्या, कैसे उनका एनवायरनमेंट कैसे कंड्यूसिव हो गया? सबसे पहले तो देखिए ना, प्राइवेट सेक्टर जो है वो जैसे भी हम मुल्क की बहुत सारी डिफिकल्टीज बताते हैं, या ये या वो है, मगर ये उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो 20 साल से थी, 30 साल से थी, काम चल रहा था। जो सबसे बड़ी तबाही आई है वो ये IPP की आई, जिसकी वजह से बिजली इतनी महंगी हो गई कि लोग सिर्फ या तो गैस पे जिंदा थे या गैस और बिजली की कॉम्बिनेशन पे जिंदा थे, बस। इससे ज़्यादा तो उसके बाद जैसे जैसे एकदम बिजली हिट करती है तो आप देखें कि आपकी ग्रोथ होती है। फिर उसके बाद जब बिजली का रेट वापस नॉर्मल करते हैं, ग्रोथ गिर जाती है एक्सपोर्ट की। और अब तो ये हाल है, आप देखें कि सरिया से लेकर हर तरफ जो है वो क्या चीज़ चल रही है, सिवाय वो लोग जो एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है, मतलब जैसे शुगर मिल है उसको नहीं चाहिए, ये सॉल्वेंट है, ऐसे 8-10 किस्म की इंडस्ट्री है जिसको जो खुद एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं या बायोमास यूज़ कर लेते हैं। तो उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा स्कोप रह गया है अनलेस ये चीज़ें ठीक हो। इसीलिए हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह फेडरेशन ने और डॉक्टर साहब ने बेड़ा उठाया कि भाई हम इसको तो कम से कम एवरीबडी शुड नो, एंड इट इज़ नाउ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द कंट्री कि ये रेक्टिफाई होना होगा, करना पड़ेगा, इसके ऊपर करना पड़ेगा। मैं अकाउंटेबिलिटी की तरफ आता हूँ, लेकिन अब मैं ये टेक्नोलॉजी को देख रहा था। अब तो ऑर्डर्स लेकर, अब तो चाइना क्योंकि मार्केट है ना, लैपटॉप के ऊपर ऑर्डर्स लिए और वहीं से फिर जहाँ पे डिलीवर करना कर दिया। अब तो वो वाला भी चक्कर ख़त्म हो गया ना कि पहले यहाँ पर आए ब्रांडिंग और ये, अब वहाँ पे या ब्रांडिंग भी करवा लें, सब कुछ करवा लें, देन ऑर्डर डिलीवर हो गया। तो ये भी तो चैलेंजेस हैं। अब क्या उसके लिए क्या कर रहे हैं हम? सवाल ये पैदा होता है कि हम सिस्टम में तो रहना है, काम तो करना है। बहुत सारे लोग जो पहले एक्सपोर्ट करते थे
अब वो किसी और काम पर है। अब तो जैसे आप बता रहे हैं मनोज, धागा भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो फिर तो सूरत हाल बहुत क्रिटिकल हो गई। धागा इंपोर्ट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट रीजन। बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैपेसिटी नहीं है। और वो किसी ने कहा जी अब ड्यूटी और ये सब, मैं कहा भाई अब क्या फायदा, जब आप 6 महीने बाद मरना है या आज मरना है तो किसी और को मार के 6 महीने जीने का कोई फायदा नहीं। तो या तो अब जड़ ठीक होगी, नहीं है तो लोग बहुत सारे अपना काम खत्म कर देंगे। हो चुके हैं ऑलरेडी, बिल्कुल बहुत हो गए और बहुत हो रहे हैं और ब्रांड न्यू मिले, स्टेट ऑफ द आर्ट बताएं। कि जी उससे लेटेस्ट मिल हो नहीं सकती दुनिया में और उससे लेटेस्ट वीविंग प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। तो वो सब खड़े हुए खाक उड़ रही है कि Dysfunctional है। 42 रुपए में वो नहीं है, वाइबल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं है। अब चंद दिनों में मसले खड़े होंगे किसी का जी अब रीपेमेंट है, चाहे टर्फ का भी। एक तो टर्फ के साथ साथ जो है वो हर एक को 25-50% पैसे भी लगाने पड़े, तो उनके अपने पैसे भी गए, टर्फ का लोन भी लायबिलिटी बनेगा। तो कैसे कंपेटिटिव बनेंगे, सवाल ये पैदा होता है। अब तो मैं शायद ये बात भी नहीं करता कि रीजन में हम क्या कर रहे हैं, कितने कंपेटिटिव रह गए हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर किस तरह का इन्वायरमेंट कंड्यूसिव है और एक्सपोर्ट्स के लिए किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। हमें क्या ये पॉलिसीज़ नहीं पता कि किस तरह फैसिलिटेट करना है। अब तो खैर हम एक्सपोर्ट की तो बात बाद में करेंगे, प्रोडक्शन की तरफ तो वापस आएँ, कल्चर कैसे लाएँ। मैं आपको बताऊं कि इंडियन राजस्थान है, सिर्फ एक स्टेट है उनकी, वहाँ 18,000 मेगावाट जो है रिवर्स मीटरिंग हुई है। हम आप पूरे मुल्क के 22,000 के टोटल सिस्टम की बात करें, बताइए। तो अब वो मतलब एक टाइम था कि वी कैन कंपेयर के जी, वो तो बात बहुत आगे निकल गई दुनिया में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। कौन ठीक है, आपको अगर हम जो ट्रेडिशनली कंट्रीज देखते हैं वो वेस्ट देखते हैं, तो वेस्ट तो स्टैग्नेंट है क्योंकि दे हैव अचीव अ सर्टेन लेवल, और उनका तो फिर जाहिर बात है जब आपको पता है कि वेल्थ आती है तो सहल भी आ जाता है, तो वो तो एक डिफरेंट है। अगर आपको सही मानों में ग्रोथ देखनी है तो आप ईस्ट जाके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ग्रोथ क्या होती क्या है। सारा ईस्ट फार ईस्ट जो है वो अनबिलीवेबल जो है ग्रोथ है। इतनी मैंने यूनिट्स देखे, खासतौर पे वियतनाम इन पर्टिकुलर मैं बात करूँ, मैं देखता हूँ मैं हैरान रह जाता हूँ कि कोई बड़ी लंबी जर्नी तो नहीं है। 75 के बाद से सिचुएशन 75 छोड़े भाई, 2002 में हम और वो बराबर थे। हाँ हाँ, तो मतलब कहाँ 10 बिलियन और कहाँ 250 बिलियन का बैरियर क्रॉस कर लिया है। 57 मेरे ख्याल में 2020 से पहले भी 257 बिलियन के ऊपर खड़े थे। तो उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अब उन्होंने पूरे टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाए जी, जहाँ खाली एक जापान के शहर से 3 फ्लाइट लैंड होती है जी डेली। जी, ऐसा ही है। यानी वो नाम भी नहीं सुना होगा आपने कि जी पूरा अलग न्यू एरिया। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले सेंटर हो ची मिन हुआ करता था, अब तो बहुत दानांग वगैरह ये वो ऐसे पूरा बिल्ड करके रख दिया होटल ये वो, ताकि टूरिस्ट और उसके साथ नेचर और ये वो। तो थाईलैंड से कम्पीट कर रहे हैं टूरिज्म के अंदर। मैं देख रहा था कि जो 57 बिलियन डॉलर सिर्फ फंड किए थे थाईलैंड ने, वो इससे ज़्यादा मार्केट जो उनकी बड़ी हो गई है। यानी कि टूरिज्म को भी इतना सीरियस लिया जाता है क्योंकि आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है। बट हमारे यहाँ उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है ना, समंदर और बीच जी। तो हमारे पास तो अल्लाह ने इतनी नियमतें दी हैं कि मतलब हम इको टूरिज्म भी कर सकते हैं जी, रिलीजियस टूरिज्म हो सकती है, क्या कुछ नहीं हो सकता। दूसरा ये हमारे पास जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं दुनिया में, प्लस सैंड बीच तो है ही। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा है क्योंकि जब कंसिडरेशन में नहीं होगा। ये अकाउंटेबिलिटी की तरफ आ जाए ना जरा, IPPs की अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात करें। क्या मुमकिन होगा, कैसे मटेरियलाइज करें, ये तो बताएं, करेगा कौन? देखिए, हमें इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी ना हमारा कोई एजेंडा है ना वो है। हमने तो फोरेंसिक ऑडिट करके ये चीज़ सामने करनी है। ये तो हुकूमत का फैसला होगा कि उसने क्या करना है। ठीक है ना, ये हमारा काम तो है नहीं हम किसी को कहें कि जी इसको, बिल्कुल ठीक है ना हम कोई सियासी जमात है। हमने तो प्योर बिजनेस इंटरेस्ट के हिसाब से किया है कि जी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, पहले पता चल जाए कि जी ये 1 के 10 ले जा रहा है, 1 के 3 ले जा रहा है। क्या ये तय था कि ये 1 के 10 ले जाएगा 3 के बदले? वो सामने आ जाए, उसको हुकूमत जाहिर बात है जब सामने आएगी तो जो इदारे हैं उनको खुद देखेंगे कि जी हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है, तो ठीक होगी चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। तो क्या ठीक होगी नहीं, करनी पड़ेंगे मतलब ना। अब यही जो सवाल है कि करेंगे कैसे, क्योंकि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं ना, ये तो सबको जो है मुतमईन रखने के लिए नहीं, सब मुतमईन फैसले करते हैं। ऐसे कोई नहीं, स्टेक होल्डर बता रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं कि ये होना चाहिए इवेंचुअली, कि अगर ये नहीं है ना। मैं आपको बताऊं कि जी अब 22,000 का सिस्टम है, अब मैं 50,000 खरीद लूँ, इसको मैं क्या जस्टिफाई करूँगा? ज़बानी कलामी कह देते हैं जी हमने तो ग्रोथ फोरकास्ट की थी। लाइन क्यों नहीं बिछी? लाइन इसलिए नहीं बिछी कि आपने ग्रोथ तो कागज़ में फोरकास्ट कर दी कि आज 20 है, इसको करो 30 हो जाएगी, 35 हो जाएगी।
जब आप लाइन डालते हैं ना तो आपको इस पर पिन पॉइंट करना होता है कि कराची में इतनी बढ़ेगी, लाहौर में इतनी बढ़ेगी, फैसलाबाद में इतनी बढ़ेगी। वो तो कुछ था नहीं बेस, आपने तो खाली कागज पे ही करा था ना कि जी इतनी ग्रोथ हो जाएगी तो इसीलिए एस्टिमेशन के ऊपर फिगर्स निकाल के दिए जाते हैं कि ऐसी बना ली ना, एक प्रोजेक्शन बना डाली, ठीक है ना। तो लाइन इसलिए नहीं बिछी कि वो तो ग्राउंड रियलिटी के बगैर लाइन कैसे आएगी भाई? आपके घर में बिजली आनी है तो आपके पते पे आएगी ना। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं अपनी किताब में लिख लूं मैंने इसको देनी है, उसको देनी है, उसको देनी है, तो बस ठीक है, किताब में वो खरीदते हुए तो लिख ली। बिल्कुल ठीक। अभी तो 15,000, 10 या 15,000 तो आने बाकी हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है ना, जैसे अभी ये बात हो रही थी, आपने कहा कि अकाउंटेबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें हों। मैंने नहीं कहा, नहीं, ये तो सबकी, हमारा तो टोटल फोकस फोरेंसिक ऑडिट एंड इनके साथ जो इन्होंने गलत पेमेंट्स ली हैं उसका क्लॉबैक आगे ठीक करना, इसके अलावा हमारा कोई। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कहती है इसके ऊपर, क्या करने की जरूरत है? क्या नहीं, देखिए इसको इससे पहले जैसे कहा ना कि प्लेजेस तो करते हैं कि हाँ जी ये कर लेंगे। देखिए समझ में सबके आया हुआ है एंड आई थिंक सो आवर फाइनेंस मिनिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट। और हमने लाहौर में सेमिनार भी किया था फेडरेशन में, आई वाज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव। तो वहाँ पे एनर्जी पे 1 पॉइंट सेमिनार हुआ था, उसमें ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने हमें कुछ 4 घंटे दिए थे। वहाँ पे मुख्तलिफ पैनलिस्ट थे, सबका यही कंक्लूजन था। और ये सब चीज़ें अब यहाँ है कि हमारे साथ हुआ क्या है। अगेन सबका फोकस वहीं आके होता है कि इसको किस तरह हैंडल किया जाए। तो उसकी अब ये स्टेज 1 है कि जी पहले फोरेंसिक तो ठीक है ना, फोरेंसिक होके आपको पता चल जाएगा कि ये प्लांट जो है ये 1 लाख का था, ये इनवाइस होके पाकिस्तान में 3 लाख का लगा, इसमें इक्विटी ही नहीं है। तो जब इक्विटी नहीं है तो रिटर्न ऑफ इक्विटी कहाँ से आ गई? मुमकिन नहीं। फिर उसको फिर देखा जाएगा कि किसको किस तरीके से जो है वो टैकल किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये हमारी जो जितनी भी एफर्ट्स हैं वो सिर्फ डेट मैनेजमेंट के ऊपर नज़र आती हैं कि यहाँ से पैसे लेकर ये जो है डेट रीपेमेंट हो जाएगी, यही हम स्केड्यूल बना भी रहे हैं, शायद इसी पे हमारी सारी एफर्ट्स भी लग रही हैं। अब आप बता रहे हैं कि जैसे आपकी मीटिंग हुई ऑनरेबल मिनिस्टर से, उनका क्या विजन है, वो क्या सोच रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो जिस तरह की पॉलिसी मेकिंग की जाती है, वेरी सॉरी लेकिन ये कहना पड़ेगी मुझे बात, क्योंकि बैंकर्स को लाया जाता है, उनकी एक अप्रोच होती है, उनका एक सोचने का तरीका होता है जिससे आगे वो नहीं सोच पाते। तो ये कि जो लॉन्ग टर्म के अंदर जैसा भी बात हो रही थी, हमें इंडस्ट्री का रिवाइवल चाहिए, सी पैक को कैपिटलाइज करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प करना है, इस सारे अरसे में मुझे तो ये नज़र नहीं आया कि इसके ऊपर काम हो रहा है कि कैसे करेंगे। एक अपॉर्चुनिटी हमें एक मिल गई, जैसे कोरोना की वजह से मार्केट बंद हो गई, अब रोज़ रोज़ तो ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेंगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? और इनसे जब बात होती है तो ये क्या इनका विजन नज़र आ रहा है, ये तो कुछ बताएं हमें। देखिए अनफॉर्चुनेटली जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये दे हैव टू डील विद द फायर फाइट। तो आपको फायर फाइट है, फायर ही लगी हुई है, वो फायर फाइट में ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो उससे ये कहना कि जी उनकी कैपेसिटी या उसके ऊपर कोई डाउट करना, तो मेरे ख्याल में कोई वो नहीं डाउट नहीं है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, डेट मैनेजमेंट के अलावा भी कुछ हो रहा है इस वक्त? कुछ है ही नहीं ना आपके पास। देखें आपकी इंडस्ट्री लग नहीं रही, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपकी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बंद हो रही है, आपको उसी बंद पे और टैक्सेशन करना पड़ रहा है, आपको रेजिडुअल पे टैक्सेशन करना पड़ रहा है। तो वो तो इकोनॉमिक के सब वो हैं जो एक हेल्दी इकोनॉमी के अगेंस्ट जाती हैं ना सारी चीज़ें कि जी आप टैक्स बर्डन कर दें, आप सब कुछ कर दें, तो टैक्स बेस भी बढ़ना बड़ा डिफिकल्ट नज़र आ रहा है। ठीक है। तो कोशिश अब कितनी करते हैं, क्या करते हैं, ये एक अलग है। अब ये पॉलिटिकल प्रेशर जो डेवलप हो रहा है, मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि अगर आप लोगों को रिलीफ दें, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आप प्राइसेस में कमी लेकर आए, मैं हैरान हूँ कि ये मुमकिन कैसे होगा? ये इन्फ्लेशन तो 8-10% की, तो जब 10-11% इन्फ्लेशन है तो मेरा तो ख्याल था 2-3% रेट कम होगा। तो वो ये मैं ज़रा इसकी तरफ आ रहा था। हाँ, ये सब ने बहुत सारा क्वेश्चन लोगों ने किया कि जब आपके पास स्पेस थी तो फिर क्यों आप 1-1.5% से ज़्यादा जंप, कि हमारा एक वो बन गया कि हमने कहा 1-1.5% से ज़्यादा जो है वो एक वक्त में कम नहीं करना, जबकि रूम हमारे पास बन रहा था। अगर इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ाए तो 3-3 करके थे, मैं वही आपसे पूछ, तो कम से कम 2-2 करके ही कर रहे थे। तो बहरहाल अब उनको बेहतर पता होगा कि पॉलिसी के बारे में वो जानते हैं कि इनको क्या मतलब वो ये फोर्स कर रहा है इन्फ्लेशन अभी बढ़ जाएगी, या तो 10 दिन के फर्क से तो इन्फ्लेशन ऊपर चली जाएगी। देखिए इन्फ्लेशन जो है ना वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, जैसे गंदम की सपोर्ट प्राइस आपने 3,000 की 4,000 कर दी, तो इन्फ्लेशनरी तो आपने खुद कर दिया, उसका इंटरेस्ट रेट से क्या ताल्लुक? बिल्कुल सही, कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे कि जिसको हमने खुद सेल्फ क्रिएट किए, फिर सेल्फ उसको एक्सटिंग्विश करने जा रहे थे। बिल्कुल ठीक है। अब आप एनर्जी का देख लें कि अभी एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, तो इसका इन्फ्लेशन से या इंटरेस्ट रेट से क्या ताल्लुक? बल्कि ये ताल्लुक है जैसे इतने इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि सारे काइबोर लिंक हर चीज़ लोन और अजीब अजीब काम किए हैं। ये भी एक प्रॉब्लम आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तो पॉलिसी मेकिंग के अंदर ये चीज़ इनके जो है वो शामिल रही है।
और कैसे रिलीफ देना है, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ। अब डिस्काउंट रेट की हवाले से जैसे भी बात हो रही थी, जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग इतनी हाई होगी तो कम ही ऐसी मिसालें होंगी, या मेरे पास तो शायद नहीं है कि जिसके अंदर जो है वो किसी मुल्क की इकॉनमी जो है फ्लरिश कर सके। प्राइवेट सेक्टर कैसे फ्लरिश करे, सवाल ये पैदा होता है जब बैंक इतने महंगे लोन आपको देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। भाई एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है, छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन जो है वो जारी है, और बात हो रही थी पाकिस्तान के इकनॉमिक इशूज़ के हवाले से। आसिफ इनाम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बड़ी खुलकर गुफ्तगू हो रही थी। अच्छा, एक बहुत बड़ी मार्केट एक बांग्लादेश बन चुकी थी। एक हम जो देख रहे थे, अब वो चाहे पेपर के ज़रिए इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट के थ्रू आ रही थी कि वहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी, बड़ा उनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ चुका था, $50 बिलियन और इससे आगे जो वो जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन एक पॉलिटिकल टर्मोइल आया, और उसके बाद जो कुछ हुआ कल, तो बल्कि एक बहुत बड़ा एपिसोड एक चल गया, एक गवर्नमेंट को जिस तरह से वो किया गया। ये सारे मामलात से हम क्या सीख रहे हैं? हमारे तो और ज़्यादा इकनॉमिक इशूज़ उनसे ज़्यादा स्वेयर हैं, ज़्यादा स्वेल हो चुके हैं। हम किधर खड़े, वेयर डू वी स्टैंड? देखिए कि आज से 10 साल 12 साल जब भी शी रूल फॉर 10-12 ईयर्स, तो उस वक्त पाकिस्तान का जीडीपी जो है वो 1500 के करीब और बांग्लादेश का 1200 था पर कैपिटा जीडीपी। अब पाकिस्तान का 1500 से 1571 हो गया सिर्फ, और उनका जीडीपी जो है वो 2500 हो गया। तो ऑलमोस्ट डबल पर कैपिटा जीडीपी हो गया। एंड स्टिल यू कैन फाइंड डिससेटिस्फाइड पीपल। तो हमें ये देखना चाहिए कि जहाँ से 15 का 1570 हुआ है, तो हम किस तरीके से जो है वो सरवाइव करेंगे और लोगों को पैसिफाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो तो इतनी ग्रोथ कर रहे, डबल जीडीपी करके जो है वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। बिल्कुल ठीक है। ये क्या सिर्फ महज एक इत्तेफाक है कि जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है और ऐसा लगता है कि बड़ी प्रॉस्पेरिटी आ चुकी थी, सब कुछ हो रहा होता है, ऑल ऑफ अ सडन जहाँ पे भी मैं यहाँ पे भी कुछ देखता हूँ, मैं तो हर जाविये से जायजा लूंगा। जो हमारा भी क्लियर है, जब 8% ग्रोथ होगी आपको इनस्टेबिलिटी आ जाएगी नेक्स्ट। ये क्या अजीब बात है, ये सिर्फ एक कोई नहीं, मेरे ख्याल में ये देखिए एक बहुत बड़ी दुनिया में थ्योरी बनी हुई है इनकी, जो खास तौर पे जो बरमला टीवी पे भी कहते हैं, अब तो खुले आम है वो कि जी जितनी दुनिया में दूसरे लोग कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे हिस्से का करेंगे, हमें कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो एक जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें एक मेंटालिटी है कि जी हमारी इन्फ्लेशन आती है तो इसलिए आती है कि वियतनाम में चीज़ों की कंजम्पशन बढ़ गई तो हमें महंगी मिलेगी। तो इस टाइप की मेंटालिटी की वजह से ये हमेशा जो है वो क्रॉपिंग करते रहते हैं कि जी कहीं भी जो है वो ज़्यादा वो नहीं हो, कंजम्पशंस नहीं बढ़ जाएं, ये नहीं बढ़ जाएं। हालांकि कई छोटे मुल्क हैं, आपने देखा कि जो अफ्रीका के एक आध मुल्क में हुआ लीबिया, वो उसमें तो आबादी भी इतनी कम थी कि कंजम्पशन का नहीं था, वो मेरे ख्याल में कोई और होगा। तो ये अनफॉर्चुनेटली है सिलसिला। फिर ये लैक ऑफ लोगों का एक्सपोजर भी है कि लोग ये चलो वो तो कि भाई अब मॉडल क्या होगा हमारा, वो नहीं होता, एक दफ़ा खाली लग गए तो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान कैसे लेकर आएंगे? चलें अब बड़ा रियलिस्टिकली बात करनी होगी, अब बड़ी संजीदगी से सोचना होगा कि क्या प्लान लेकर आएँ जो एग्जीक्यूट करे, पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के सोचें, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एडॉक बेसिस के ऊपर कुछ ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, फिर आपके मुल्क का 70% प्रॉब्लम जो है ये आईपीपी। ठीक है ना, जैसे ही आप आईपीपी को ठीक करते हैं आपकी 7-8 सेंट बिजली हो जाती है। आप आइंदा तौबा करेंगे जी हमने जो भी पीएचडीपी से डैम बनाने, और जितने ज़्यादा आप डैम बनेंगे, क्लाइमेट चेंज वगैरह ये सब बातें, ठीक है, तो ज़्यादा बातें, मतलब मैं उसको डिनाई एग्जैजरेट कर गए हम कुछ जगहों पे। बहुत नहीं, हमारे साथ जो हो रहा है, मतलब देखिए ना, अगर कपास की फसल जुलाई अगस्त में मैच्योर हो रही है, ये तो कभी हमने सुना ही नहीं था कि जी कपास की फसल हमने ऐसी लगाई है जो जुलाई में और अगस्त में मैच्योर हो रही है, उसमें बारिश से इफेक्ट हो रहा है। हमेशा कपास की चुनाई शुरू होती थी अगस्त एंड में जी, तो अब अगस्त एंड सितंबर अक्टूबर की, अब क्योंकि अब आप जून तो कपास के काश्त का टाइम होता था, मई जून, तो अब आप मई जून मैच्योरिटी का टाइम कर दिया, तो उसमें क्लाइमेट चेंज का तो हाथ नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली ये कि जो हमारी वेराइटीज़ हैं जो हमारे अपने सीज़न में यानी नॉर्मल टाइम पे लगती हैं, वो उसमें इतना वायरस का इफेक्ट है, अभी तक उसका रेजिस्टेंट वेराइटी नहीं बन सकी कि हम नॉर्मल टाइम पे जा सकें। अब तो जो भी होता है कि जो अर्ली क्रॉप होती है वही क्रॉप होती है, बाकी वरना तो वो वायरस की वजह से नहीं है। वो भी अब उसमें इंटरक्रॉपिंग है, कहीं तरबूज भिंडी इसकी वजह से वाइट फ्लाई आ जाती है, उससे वायरस आ जाता है,
फिर ये है कि गन्ना इतनी बड़े पैमाने पे काश्त होने लगा, कपास के इलाकों में उन्होंने माहौल ही बदल दिया। माहौल बदल गया, यानी जब अब मीलों गन्ना काश्त हुआ है और वो पानी छोड़ रहा है, तो कहते हैं कि ह्यूमिडिटी लेवल जो वहाँ है वो चेंज हो गए। माइक्रो मतलब एक जैसे माइक्रो ग्रिड कहते हैं ना, ऐसे माइक्रो एटमॉस्फेयर बन गया और वहाँ पे पेस्ट और ये सब फिर जो कॉटन के हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें खैर हमारे पास ये देखिए, हम इस वक्त हमारी जो दो मेन शुगर और चावल दोनों आइडियली हमारे हिसाब से इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए थी और वही इस वक्त चल रही हैं। ये सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल करती हैं। तो एक आप समझे एकड़ गन्ने के बदले 13-14 एकड़ कपास काश्त हो सकती है। तो इस वक्त तो कपास रही उन्हीं जगह गई है जो मतलब जहाँ पानी जितना एलोकेट करने के बाद बचता है, या जो बिल्कुल ही ऐसा आदमी है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो आपका रेजिडुअल एरिया पे काश्त हो, एक्सेप्ट फॉर सिंध, क्योंकि सिंध में आपकी यील्ड अच्छी है। तो सिंध एक जगह है जहाँ बाई चॉइस काश्तकार, स्पेशली आपका लोअर सिंध जो है, तो सांगड़, नवाबशाह, वहाँ तो मोटिवेट किया जाता है शुगर केन की तरफ और उसको किया जाए, यहाँ पे तो नहीं। सर आपकी रिटर्न जो है ना सबसे बड़ी मोटिवेशन, ये आपको अच्छी रिटर्न आ गई वही आपकी मोटिवेशन है ना। आपको अगर 40 मन 50 मन लीड मिल रही है तो वो खुद मोटिवेशन है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है वो इधर भी, और जो आपके ख़ास तौर पे नए एरिए हैं जैसे भावलपुर का भी है, बलूचिस्तान का भी है, तो जहाँ कम पानी पे ट्यूबवेल से काश्त हो रही है वहाँ भी अच्छी यील्ड आई। बिल्कुल ठीक है। तो वो यील्ड आने पे आप देखें कि वो टोटल हर चीज़ की इकोनॉमिक्स चेंज। अब ये फ्लडिंग की वजह से जो हमारे थ्रेड्स हैं, इसको कैसे हम करें फिजल आउट, इसके बारे में क्या करें? अब ये तो सोचना इनकर्ट करेगा, ये आसान काम है कंट्रोल करना। फ्लड से तो कंट्रोल हमारे यहाँ तो सबसे मुश्किल काम किया है, इसलिए कि हमने डैम नहीं बनाया ना। हमने 50 साल में डैम नहीं बनाया। एक डैम बनाया था वो मिट्टी से भर गया आधा, तो उसका क्या इलाज है? किसी का खुद करदा इलाज नहीं। तो फिर ये जो लॉसेस हैं ये इनकर्ड होते रहेंगे, हम इसको जब तक डैम करते रहें। तो मैं इसको तो पहले से वो देखिए ना, तो मोहम्मद बन रहा है, उसके बाद आपका दियामीर बादशाह, उसके बाद आप देखेंगे इस पे खासे कंट्रोल हो चेंज हो गई है, मगर यू हैव टू डू इट। अब देखिए ये टेक्निकली हमारे पास 30 to 40 डेज सीजन टू सीजन कैरी ओवर स्टोरेज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी मई में बारिशें कम हुई तो आपके पास 10-20 दिन का 25 दिन का पानी हो जो छोड़ के, तो आपको क्रॉप की टाइमिंग्स पे जो है वो पानी मिल जाए, उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो हमारे यहाँ तो अभी लाइव स्टोरेज ही 30-40 दिन की है, तो कैरी ओवर स्टोरेज की तो बात ही जीरो है। तो सीजन टू सीजन हमारा जीरो कैरी ओवर है। बिल्कुल ठीक है। टेक्नोलॉजी से कितना फर्क पड़ रहा है? मैं अभी कुछ देख रहा था, कोई फैब्रिकेशन के हवाले से कुछ नई नई प्लास्टिक के जरिए भी वो बनाकर मैं इंडिया में देख रहा था, प्लांट लगा हुआ है उसके यहाँ भी है, यहाँ पर भी 5 साल से। तो ये इसका क्या फ्यूचर क्या है? फिर हमें क्या जो ट्रेडिशनल है, इट्स अ डिबेटेबल सब्जेक्ट। अच्छा कि जी ये प्लास्टिक की बोतल है, अब ये खाली हो गई, इसको मैंने पिघलाया, इसका धागा बनाया, इसका कपड़ा बना लिया, ठीक, कि जी इसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए। बिल्कुल ठीक है। जो एक मेरे हिसाब से शैम है। ये इस बोतल ने 1000 साल तक तो खत्म नहीं होना। तो जिस प्लास्टिक से कपड़ा बनेगा तो वो भी 1000 साल मजीद नहीं खत्म होगा। एक साल का ही फर्क आएगा ना कि इस बोतल से उसको कपड़ा बनने में। तो ये मार्केटिंग के तौर पे बिक रहा है, जब तक बिकेगा। तो बेसिकली तो हमारा फोकस तो इस प्लास्टिक को ही खत्म करना चाहिए। हाउ वी कैन डू इट, ये जैसे हम अपनी थर्मस लाएं, पानी पिए, चले जाएं, बोतल की जरूरत नहीं है। हेल्थ हैजर्ड इतने ज्यादा है कि इस वक्त जो मैं रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा जो कैंसरियस उसके अंदर एजेंट्स हैं वो थ्रू ये ट्रांसमिट कर रहा है। माइक्रो फाइबर जो है वो, अब आप एक ग्लास यूरोप में कहते हैं कि जी आप दरिया से लें तो उसमें 80 माइक्रो फाइबर होते हैं जो आप पी रहे हैं। समुद्रों का बुरा हाल हो गया, मछली और उसमें सब पोल्यूशन, एंड इट्स लास्ट फॉर थाउजेंड्स। अभी तो प्रोजेक्शन भी नहीं है, प्रोजेक्ट कैलकुलेटेड ही है। बिल्कुल ठीक है। ये डिमांड क्या कह रही है? यूरोप की मार्केट्स क्या कह रही हैं कॉटन के हवाले से? खास तौर पे हमारे जो हम एक ज़माने में पढ़ा करते थे कि बड़ी डिमांड आती है, यूरोप की मार्केट्स हमें बड़ा वेलकम करती हैं, बांग्लादेशी प्रोडक्ट ऑल ओवर द ग्लोब नज़र आ रही है, अमेरिकन मार्केट में बड़ा स्टेक नज़र आ रहा है। यूरोप में हमने जो इंसेंटिव मिला था हमें, इसका कोई जी जब भी तो इतनी एक्सपोर्ट नहीं गिरी, वरना तो शायद अगर जीएसपी प्लस नहीं होता फ्लोर हो जाते। तो जीएसपी प्लस के बाद हमने क्या अचीव किया, मैं तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूं। आप समझ लेना कि जीएसपी प्लस के बाद ये हाल है, तो जीएसपी ना होता तो क्या होता। और उसके बाद जो हम काम करते हैं उसकी वजह से कमाल ही है, अगर हमारे ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं लगता। पहले जो है ना वो इसको 2 सेगमेंट करें। हमें आज 75 ईयर्स कितना प्लस हो गए ना आज़ाद हुए, जो भी। इसके अंदर एक पीरियड था 2005 तक जब कोटा रिजीम थी। तो 2005 तक तो आपको जो कोटा था जो 50s में ही लगा था और 60s में फिर वो सब जो भी हुआ उसमें आपकी एक एक्स था कि आपके 10 लाख जाने, अगले साल 10 लाख 10,000 हो जाएंगे, और उसके बाद 10 लाख 11,000 21,000 हो जाएंगे। कंपाउंडिंग होता। बिल्कुल ठीक है। तो वो आपको 2005 तक आपको कोटे मिलते रहे, आपकी एक्सपोर्ट हर साल 10-12% बढ़ती रही। आपकी हड़ताल हो, फैक्ट्री बंद हो, और ग्राहक कहता था भाई 2 महीने बाद शिप कर देना।
उसके बाद 2005 में कोटा ख़त्म हो गया। वहाँ हुआ फ्री एंड फेयर कंपटीशन बिटवीन दी नेशंस के जो कोटे से महरूम थे और उनके पास थे। उन्होंने फिर दूसरा जुगाड़ लगा के ड्यूटी कंसेशन और ये वो स्कीमें ले आए। तो उस एंड ऑफ द डे आपका ये है कि ना आप कंपेटिटिव रहे, आपके सारे जो लूप होल्स थे वो खुल गए कि जी आपकी एनर्जी तो आईपीपी की थी, वो जो मतलब जो रीजन में उस वक्त भी डबल थी, फिर आप कोयले से नहीं आप फर्नेस से चला रहे थे भाई, वो सब फैक्टर्स आते गए। तो आपका जो ढांचा है वो यहाँ हो गया। जब रेस लगी तो पता चला कि जी टायर भी बबल कर रहे हैं, तो वो स्टीयरिंग भी कांप रहा है। हाँ कांप रहा है। तो रेस में फिर पता चला कि जी हम तो रेस के काबिल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसके बावजूद भी आप देखें कि ये अगर हमारा पीरियड है तो बिटवीन 18 टू 22 ये जो कोविड का भी बीच में गैप था, इसमें हमारी ग्रोथ और बांग्लादेश की ग्रोथ बराबर थी। तो आई थिंक सो कि अगर उस प्रोजेक्शन से मैंने बताया आपको कि 26 बिलियन हम पहुंच रहे होते इस वक्त, अगर वो प्रोजेक्शन चेंज नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। आउट ऑफ द वे जाके गवर्नमेंट इंसेंटिव दे सकती है, इंसेंटिवाइज करे अगर, तो फिर क्या हम वापस बैक ऑन ट्रैक आ सकते हैं? ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होगा वैसे बैक ऑन ट्रैक आना। इंसेंटिव मांगा भी नहीं। अच्छा, देखिए हमने क्या इंसेंटिव मांगा? हमने कोई इंसेंटिव नहीं मांगा। हमने तो बिजली ये की कहा है कॉस्ट कि कम जो करने के बिजली लिए। जो है, जो अगर आपने गलत खरीदी है या अगर गलत सिस्टम है, उसको हम क्या कर सकते हैं? हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट के अब तो लोग इंडस्ट्री भी नहीं चल सकती। अब तो एक्सपोर्ट और सबकी बात ही है ही नहीं बेकार है। वाइबल किसी के अब लिए तो सर। इतना बड़ा फर्क है, लोग है हर चीज़ ही कम हो रही है। तो वो ठीक करें, ठीक है, विच इज़ नॉट एन इंसेंटिव, विच ठीक है। इज़ मतलब राइटफुल डिमांड। राइटफुल डिमांड। दूसरा जो इसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये कि हमारे लिए मार्केट्स खोलना। ठीक है। जैसे जापान है, कोरिया है, इसके ऊपर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ है इंडिया से, हमारे यहाँ से क्यों नहीं है? बिल्कुल ठीक और है। इंडिया ने कोई ऐसा नहीं किया कि अपनी मार्केट फ्लड कर दी, खोल दी जापान को। उन्होंने कहा भाई हम आपको 10 चीज़ों पे रियायत देते हैं, आप हमारी टेक्सटाइल फ्री करें। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास इतनी, हमारा दोनों मुल्कों से डेफिसिट है, कोरिया से भी, इससे भी। हमने ड्यूटी फ्री एसएससी नहीं ले पाए उनसे भी। जैसे हमने यूरोप से किया तो कुछ भी एक्सपोर्ट गिरी तो नहीं ना। तो इस तरीके का करें, ये तमाम करें, फिर रैशनलाइज करना है बहुत सारी चीज़ों को। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर शामिल प्लस होना ये चाहिए। लोकल टैक्सेस हैं। हाँ, अब आप अभी आए। देखें कि जी इंपोर्ट हुआ 2%, पता नहीं कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लग जाता है। तो ये एक्सपोर्ट हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्टर तो नहीं देता, तो वापस करें, रिफंड का सिस्टम को, प्रोविंशियल जो प्रोविंस टैक्स ले रहा है उसका प्रोविंशियल टैक्स का रिफंड भी होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि यह पहाड़ बन गई हैं, बन चुकी हैं हाँ ऑलरेडी हमारे पास। हमने उसको नहीं रेक्टिफाई करने के लिए प्रॉब्लम्स को कोई वो प्लान इस तरह का बनाया। मतलब अब हर हम शख्स तो समझता है मैं ट्रक से एक गन्ना खींच लूंगा तो पता चला ट्रक का 10 मन ही वजन कम हो गया। जितनी जगह रुका उसमें से ऐसा ही गन्ने है, खींच लिए जितनी लोगों जगह ने। रुका वहाँ पे लोगों ने ये करते चले गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब एस्टिमेशन की बात हो रही थी ना कुछ देर पहले, तो हमारी जो ग्लोबल एजेंसीज हैं, फिंच है और दूसरी तीसरी वो जो हैं, वो ये बता रही हैं 3.5 के हमारी जीडीपी जो है वो एस्टिमेटेड है फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर जो हमारा आ रहा है। तो क्या हम, यही हमारी डेस्टिनी है, यही हमारा कुछ वो रह गया है कि 3.5 और बहुत तीर मारा तो मुझे 4%, उस पर हम ढोल बजाएंगे, हमने आई डाउट 4% की जो है वो अचीव कर ली है? बारे वैसे में तो अभी तो बड़ा एम्बिशियस है 4% कहना, मैं- 3.5 है मेरे समवेयर ख्याल में अराउंड तो 3। मुझे तो नहीं आसान लग रहा है। नहीं, टेक्निकली स्पीकिंग तो नहीं है जहाँ इस पर वक्त तो एज ऑफ टुडे आपकी एक्सपोर्ट भी गिर गई, सब कुछ हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसा कोई मोमेंटम नज़र आ रहा है कि ग्रोथ है। मैं तो आज भी सरप्राइज, कम अज़ कम इंडस्ट्रीज की हद तक तो मैं समझता हूँ कॉन्ट्रैक्शन ही आएगी, कॉन्ट्रैक्शन तो हो गई है, इससे ज़्यादा और क्या नहीं आएगी मजीद, और मज़ीद भी कंपाउंड। आएगी। तो इसका मतलब है कि तो हमारे लिए तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है। अब हम कैसे बात करें, सी पैक को कैसे कैपिटलाइज करना है, नया इंडस्ट्रियल जोन, मेरे ख्याल में तो बहुत आगे जाकर कभी। नहीं, देखिए सी पैक को तो हमने ज़ाया कर दिया ना। सी पैक को तो हमने खुद अपने हाथ से जो है वो ख़राब किया है। उन्होंने सी पैक में हमें क्रेडिट लाइन दी, हमने उठा के उसके वो प्लांट लगा लिए जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो हमने एसेट को लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब हम उनसे भी कह रहे हैं कि जी, अब वो जाहिर बात है पैसे देने वाला भी कहता है भाई तुमने ज़रूरत के बगैर लगा लिए, बिल्कुल तो सही जब है। तुम्हें मैं रीशेड्यूल करूँगा तो तुम्हारी ज़रूरत थोड़ी पैदा हो जाएगी। तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मतलब यानी तकरीबन हम ये तो जब जाके हम कहें किसी को कि जी हमने आपने पैसे दिए थे, हमने वो प्लांट लगा लिया जो हमें चाहिए ही नहीं था, तो वो मतलब लेंडर के तौर पे तो वो देखेंगे कि भाई आप कितने जिम्मेदार सही लोग बात हैं, है। आपके जिम्मेदारी का लेवल क्या है। आपने एक चीज़ ले ली जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं थी, तो लगा लिया पॉलिसी बना प्रोजेक्ट कौन उधार रहा है? पे। वो भी ये सोचते होंगे कि यार ये कैसे लोग हैं कि हम लोग इनको जिस चीज़ के लिए फंड करते हैं, ये जिस मतलब आप देखें ना, ये तो हमारे प्लानिंग और सबकी फुकदान है ना कि भाई आपको एक चीज़ की आप आईपीपी से ना बड़ी और क्या मिसाल नहीं, होगी जिस मतलब तरह आप के? आईपीपी को छोड़ देना, नहीं, चाइना मिसाल के मैं जो दे रहा हूँ कि बेचारे जिस सी तरह के पैक में लगे, कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। हाँ। भाई तो यानी हमदर्दी है चाइना के साथ कि भाई उन्होंने इतना बड़ा हमारे साथ फेवर किया, यही पैसे बच के कराची से डायरेक्ट एक उन्होंने वहाँ तक जो लाइन डालनी थी, नई बुलेट
ट्रेन की, वो डल चुकी होती, इतने पैसे बच गए बिल्कुल होते। सही है, काम ही तो खत्म हो वो जाता आप, उनका। तो अगर आप इस तरह ज़ाया करते रहेंगे पैसे तो इनफाइनाइट फाइनेंसिंग भी नहीं है, और अब सबके पेमेंट ही हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। लास्टली मैं चाहूँगा ज़रा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये हम आईएमएफ के प्लान से कैसे बाहर आएँ, क्योंकि अभी जो कुछ बात हो रही है जैसे आपने बताया उसमें तो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा प्लान लेकर आए, एग्जीक्यूट करें कि सिस्टम चल पड़े। अभी तो जितनी भी एफर्ट नज़र आ रही है वो इससे है कि पैसे ले आएँ किसी तरह, वो हॉट मनी की शक्ल में हो, कैसे भी हो पैसे आ जाएं, उसकी डेट रीपेमेंट करें और निकल जाएं और अपना टेन्योर मुकम्मल करें। अल्लाह खैर सल्ला, आगे गवर्नमेंट आएगी वो नहीं देखिए, देखेगी। हर साल 8-9 बिलियन तो अब हमें एडिशनल भी नया लेना है ना, ये भी वो है। इतना आसान नहीं है। दूसरे अगेन वही है कि देखिए, कर्जे दो किस्म के होते हैं, कंजम्पशन लोन, एक इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न करके अपने आप को पे जी कर देता है ना, जी। उसी में रिस्क होता है। आपने इन्वेस्टमेंट किया, गॉड फॉरबिड इन्वेस्टमेंट फेल हो गया, आपने इतने डेट इन्वेस्टमेंट कर दिए, इतने डेट इन्वेस्टमेंट कर दिए कि उसकी रीपेमेंट हो रही है, सामने एसेट जनरेशन कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि, लाइबिलिटी, ओवर लाइबिलिटी होगी फिर तो। हाँ वो तो जब तक आप अपना पूरा एक वो चेंज नहीं करेंगे कि जी हम ग्रोथ किस तरह हासिल करते हैं। देखिए हमारा सारे मसलों का हल 6-8% की 3-4 साल कंपाउंड ग्रोथ है, और वो जब ही हो सकती है जब पूरा नेशन की एक विगर और एक वो हो, जो हमारे में है भी पोटेंशियल। ऐसी बात नहीं है, भी है बची, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 2-3 दफ़ा और किया है। रेसिलियंट तो हैं बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है, और देखिए हमारा बेस बहुत कम है। एक 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी का 5% बढ़ना, और तो एक 350 बिलियन की इकोनॉमी का 10% बढ़ना इज मच डिफरेंट। बिल्कुल ठीक है। अशरफ, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और बहुत सारे मामलात हैं, अब खुलकर गुफ्तगू की है, समझने की इस वक्त ज़रूरत है, और हुकूमतों को ये बातें बताई जाती रही हैं, बावर कराई जाती रही हैं टेक्सटाइल के हवाले से, क्योंकि आज साहब जो हैं वो चेयरमैन भी हैं एप्टमा के, और टेक्सटाइल हमारी लीडिंग एक्सपोर्ट्स में शुमार होता है, लेकिन हमारा पोटेंशियल कहाँ तक आ गया है ये अभी इस गुफ्तगू के दौरान आपको यकीनन इल्म हुआ होगा। और क्या कुछ करने की ज़रूरत है, ये सबसे पहले जो अभी बात हो रही थी जहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था, वो ये कि ये जो हमारे माहदे हैं जो हमने किए हैं माजी में, बिजली की जो कंपनीज हैं उनके साथ, बिजली घरों के साथ, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी इस वक्त जो है वो बन चुका है। और अगर इसको रिजॉल्व करना है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी अब लाना होगी, वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन पूरी दुनिया में इमर्ज हो रही है, तो अब ये बड़ा ज़रूरी हो गया कि चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखा जाए, अकाउंटेबिलिटी प्रिवेल करे। और सबसे पहले अभी जैसे फॉरेंसिक ऑडिट की बात हो रही है, अभी इस हर शख्स ही, हर पाकिस्तान का शहरी डिमांड कर रहा है कि इनके साथ जो है इनका ऑडिट ज़रूर हो, फॉरेंसिक ऑडिट हो, और जब ये होगा तो पता चलेगा इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलात होंगी, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि इसका सामना अब करना पड़ेगा हुकूमतों को। तो बहरहाल इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।